चलिए, आज इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जिसने हिंदुस्तान की तकदीर ही बदल दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। ये जो इमारत है ना, ये महज एक इमारत नहीं है। ये उस जबरदस्त ताकत की गवाही है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक मिटाई नहीं जा सकी। जरा उस दौर के भारत की कल्पना कीजिए। कितनी सारी भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां और छोटे बड़े अनगिनत राज्य। ऐसे में इतने बड़े और बिखरे हुए भूभाग पर कोई एक हुकूमत कैसे कर सकता है? ये काम लगभग नामुमकिन माना जाता था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर एक खानदान ने इस जमीन पर 300 से भी ज्यादा सालों तक राज कैसे कर लिया? मुगलों के पास ऐसा कौन सा राज था? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले ये मुगल थे कौन और कहां से आए थे? इनकी कहानी शुरू होती है सेंट्रल एशिया के मैदानों से। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। मुगल असल में दो ताकतवर खानदानों के वारिस थे। अपनी माँ की तरफ से तो वो चंगेज खान के वंशज थे, लेकिन वो इस बात का ज्यादा ढिंडोरा नहीं पीटते थे। क्यों? क्योंकि चंगेज का नाम जुल्म और नरसंहार से जुड़ चुका था। इसके बजाय वो गर्व से कहते थे कि वो अपने पिता की तरफ से तैमूर के वंशज हैं। वही तैमूर जिसने 1398 में दिल्ली पर फतेह हासिल की थी। और ये जो गर्व था ना, वो उनकी कला में भी साफ साफ दिखता है। वो तैमूर के साथ अपनी तस्वीरें बनवाते थे ताकि अपनी शाही पहचान को और पक्का कर सके। ये दुनिया को बताने का एक तरीका था कि असली शासक तो वही है। इस खानदान की नींव रखी थी बाबर ने। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उसे अपना राजपाट छोड़ना पड़ा। कई साल वो भटकता रहा, फिर उसने काबुल पर कब्जा किया और वहां से उसकी नजरें हिंदुस्तान पर पड़ीं। और फिर 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान को हराकर उस साम्राज्य की बुनियाद डाली जो सदियों तक कायम रहा। लेकिन सवाल ये है कि एक छोटी सी फौज के साथ बाबर ने ये कमाल किया कैसे? जवाब था टेक्नोलॉजी। पानीपत की पहली लड़ाई में उसने तोपों और बारूद का कुछ ऐसा इस्तेमाल किया कि दुश्मन की भारी भरकम सेना उसके सामने टिक ही नहीं पाई। लेकिन देखिए, सिर्फ जंग जीतने से तो साम्राज्य टिकते नहीं हैं। मुगलों के असली जीनियस छिपी थी उनके शासन करने के तरीके में, जिसने इस विशाल देश को एक सूत्र में पिरोकर रखा। तो क्या था उनकी कामयाबी का राज? असल में दो चीजें थीं। एक बहुत ही बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और दूसरा सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी। बस यही वो दो पिलर थे जिन पर मुगल साम्राज्य की शानदार इमारत खड़ी थी। इस पूरे सिस्टम के दिल में था मनसबदार। आप इसे एक तरह का सरकारी ओहदा समझ सकते हैं। हर बड़े अफसर को एक मनसब यानी कि एक रैंक दिया जाता था, और यही रैंक दरबार में उसकी हैसियत, उसकी सैलरी और उसकी मिलिट्री जिम्मेदारियों को तय करता था। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? चलिए समझते हैं। पहला था जात रैंक। ये तय करता था कि दरबार में किसी की हैसियत क्या होगी और उसकी तनख्वाह कितनी होगी। फिर आता था सवार रैंक। इससे ये पता चलता था कि उस अफसर को अपने नीचे कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। और सबसे मजेदार बात, सैलरी कैश में नहीं मिलती थी, बल्कि एक जागीर दी जाती थी, यानी जमीन का एक टुकड़ा, और उसी जमीन से लगान वसूलकर वो अपना खर्चा चलाते थे। है ना कमाल का सिस्टम? अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, यानी सबको साथ लेकर चलना। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल थे सम्राट अकबर। वो समझ गए थे कि इतने अलग अलग तरह के लोगों वाले देश पर हुकूमत करनी है तो सबको साथ लेके चलना ही होगा। अकबर ने एक सिद्धांत दिया, सुलह कुल, जिसका मतलब था सबके लिए अमन। यह सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता की बात नहीं थी, ये उससे कहीं बढ़कर था। ये शासन का एक ऐसा फलसफा था जो ईमानदारी, इंसाफ और अमन चैन पर टिका था, और ये हर किसी पर लागू होता था, चाहे उसका मजहब कुछ भी हो। और हाँ, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं। मुगलों ने राजपूतों और मराठों जैसे ताकतवर ग्रुप्स को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े बड़े ओहदे दिए, राजपूत राजकुमारियों से शादी ब्याह के रिश्ते बनाए, और यहाँ तक कि जो राजा जंग हार भी जाते थे उन्हें भी इज्जत दी जाती थी। इस पॉलिसी ने दुश्मनों को भी वफादार साथी बना दिया। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी सिस्टम हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं रहता। वक्त के साथ जो मुगल साम्राज्य की ताकत थी वही उसकी कमजोरी बनने लगी। इसे समझने के लिए ना जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखिए, अकबर के जमाने में जो सबसे ऊंचे दर्जे के यानी 5000 जात रैंक वाले मनसबदार थे वो सिर्फ 29 थे। लेकिन औरंगजेब के आते आते यही संख्या बढ़कर 79 हो गई। अब जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा बड़े अफसर उतनी ही ज्यादा तनख्वाहें देनी पड़ेंगी।
लेकिन दिक्कत यह थी कि साम्राज्य में जमीन तो उतनी ही थी। इसका नतीजा क्या हुआ? जागीरों की जबरदस्त कमी हो गई। अब बड़े बड़े अफसरों को अपनी सैलरी के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता था। इससे दरबार में बेचैनी और खींचतान बढ़ने लगी। और इस पूरी खींचतान का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? आम किसानों पर। जागीरदार अपनी जमीन से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैसा निचोड़ने की कोशिश करने लगे। नतीजा, किसानों का भयंकर शोषण होने लगा और गांव-गांव में अशांति की आग फैलने लगी। साम्राज्य की नींव में एक और बड़ी दरार थी। वो थी कि अगला बादशाह कौन बनेगा, इसका कोई साफ नियम नहीं था। तो जब भी कोई बादशाह मरता, उसके बेटों में तख्त या ताबूत यानी कि गद्दी के लिए खूनी जंग छिड़ जाती थी। इन लड़ाइयों ने साम्राज्य को अंदर से बहुत कमजोर कर दिया। लेकिन इन तमाम कमजोरियों के बावजूद मुगल साम्राज्य का असर आज भी महसूस किया जा सकता है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जब बादशाहों की ताकत घटने लगी और साम्राज्य बिखरने लगा, तब भी उनका बनाया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा कायम रहा। उनके बाद जो शासक आए, उन्होंने भी काफी हद तक इसी सिस्टम को अपनाया और आगे बढ़ाया। तो चलिए अपनी बात को वहीं खत्म करते हैं जहां से शुरू की थी। लाल किला ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये उस साम्राज्य की उस स्थायी विरासत का प्रतीक है जिसने आधुनिक भारत की नींव रखने में एक अहम रोल अदा किया। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, किसी भी विरासत को क्या चीज़ अमर बनाती है? किसी साम्राज्य की ताकत या उसके पीछे छोड़े गए विचार? मुगलों के मामले में शायद जवाब इन दोनों में ही छिपा है।